ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, और मैं आपको जैसे बता दूंगा इस चैप्टर में एक एक टॉपिक में थियरी सम्स साथ में लिखते जाना, ठीक है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है इसको बोलते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी एसेट परफॉर्मिंग है कि नॉन परफॉर्मिंग है। तो थोड़ा बहुत थियरी है ये, ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट, टर्म लोन। टर्म लोन मतलब इस चैप्टर में हम लोग कौन है? बैंक। ऑब्वियसली इस चैप्टर में हम लोग एक बैंक है। ओके, टर्म लोन में a term loan for a fixed period will be treated as NPA मतलब non performing asset if interest remains unpaid for a period of 90 days। मतलब अगर हम लोगों ने कोई टर्म लोन दिया है अपने किसी कस्टमर को और उसका 90 दिन से लेकर या 90 और मोर डेज से लेकर इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है, देन दैट टर्म लोन विल बी कंसीडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर इसके बाद है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। A cash credit or overdraft account will be treated as NPA if the amount remains out of order for a period of 90 days as on date of balance sheet. फिर bill discounted and purchased. If the bill discounted or purchased remains overdue for a period of more than 90 days, then it should be treated as non-performing asset. Other accounts, any other credit facility should be treated as NPA if the amount to be received in respect of that facility remains overdue for a period of more than 90 days. तो सब जगह पे 90 days का ही रूल है। तो जब भी किसी भी लोन में, कोई भी लोन हम लोगों ने दिया है उसमें 90 दिन या उससे ज्यादा से लेकर हमको इंटरेस्ट नहीं मिला है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे, ठीक है। अभी ये एसेट्स का क्लासिफिकेशन है, कौन से एसेट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनपीए, कि अगर हमको कोई हमारा कस्टमर इंटरेस्ट का पैसा नहीं दे रहा है, इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे रहा है, तो उसके बेस पे किस टाइप के एसेट्स होते हैं। अब ये टाइप आप समझोगे तो आगे चल के आपको शॉर्ट सम में भी लॉन्ग सम में भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब बेड डेट रिजर्व समझ में आएगा। पहले ये समझ में आना जरूरी है। तो सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड एसेट। अब बैंक वालों के लिए मेन एसेट्स एक ही चीज होता है। बैंक वालों का मेन एसेट होता है जो बैंक ने अलग अलग अपने कस्टमर्स को लोन दिए। तो पहला है स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट इज वन फर्स्ट विच डज नॉट डिस्क्लोज एनी प्रॉब्लम, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच डज नॉट कैरी मोर देन नॉर्मल रिस्क, मतलब नॉर्मल रिस्क तो हर एक कस्टमर में होती है, तो नॉर्मल रिस्क है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो स्टैंडर्ड एसेट है। इसके बाद आता है सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट वो है, a substandard asset is one which has been classified as NPA for a period of not more than 12 months। अब पहले 90 दिन के बाद NPA होता है, पहले 90 डेज तक अगर हमको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है 90 डेज तक तो NPA बन जाएगा। अब NPA बनने के बाद 12 महीने तक NPA है, नॉट मोर देन 12 मंथ्स। 12 महीने या उससे कम के लिए NPA रह गया कोई एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ्स, मतलब लेस देन 12 मंथ्स। कोई भी एसेट लेस देन 12 मंथ्स के लिए NPA है तो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद आता है डाउटफुल एसेट। जो एसेट एन एसेट विच हैज रिमेन्ड इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, ये सब स्टैंडर्ड एसेट। एन एसेट विच हैज रिमेन्ड इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर 12 मंथ्स और मोर इज ट्रीटेड एज डाउटफुल एसेट। मतलब पहले 90 दिन हो गया हमारा NPA, 90 दिन तक कुछ नहीं मिला तो NPA, फिर आने वाले 12 महीने तक वो रहेगा सब स्टैंडर्ड, ठीक है। अब सब स्टैंडर्ड भी वो 12 महीने तक हो गया, 12 महीने या उससे ज्यादा सब स्टैंडर्ड भी हो गया, अभी तक भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर इसकी कैटेगरी हो जाएगी डाउटफुल, कि भाई अभी इस एसेट में कोई लोचा है, ये जो हमने लोन दिया है ये अभी और बहुत ज्यादा डाउटफुल होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट 90 डेज के पहले 90 डेज इंटरेस्ट नहीं मिला तो NPA, उसके बाद और 12 महीने तक इंटरेस्ट नहीं मिला तो सब स्टैंडर्ड 12 महीने तक, और 12 महीने से ज्यादा हो गया तो डाउटफुल, ठीक है। मतलब if the asset is remained NPA for less than 12 months it should be considered as substandard. If the asset remains NPA for more than 12 months then it becomes doubtful asset. फिर एक आता है लॉस एसेट। लॉस एसेट मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, जिसको गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है इंसॉल्वेंट। एक आदमी है जिसको गवर्नमेंट ने या कोर्ट में डिक्लेयर हो गया है ये इंसॉल्वेंट है, उसको हम बोलते हैं लॉस एसेट। भाई ये पैसा नहीं देगा। A loss asset is one where loss has been identified by the bank or auditor or Reserve Bank of India. The amount has not been written off fully or partly. The asset is considered uncollectible.
तो जिसको आरबीआई ने या ऑडिटर ने या हमारी बैंक ने बोला है कि भाई ये तो पैसे नहीं देगा, आइडेंटिफाई हो गया, उसका पैसा हमारा राइट ऑफ करना बाकी है, पैसा इज अनकलेक्टेबल, पैसा हमको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद जो टॉपिक है बेटर रिजर्व वाला, ये सम्स में काम आएगा। तो मैंने बोला नहीं, ये चैप्टर ऐसा है, थियरी सम्स मिक्स है। तो अभी तक मैं आपको रूल्स बता रहा था, अभी ये जो पोर्शन में बताऊंगा बेटर रिजर्व वाला, ये सम्स में काम आएगा, सुनना ध्यान से। बेटर रिजर्व, जैसे बचपन से हमने देखा है, बेटर रिजर्व का दूसरा नाम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। द फॉलोइंग डेटा shows the percentage of better reserve required on each type of asset of bank। कितना बेटर रिजर्व हमको बनाना चाहिए। अब कैसे होता था ना, हमारे 11th और 12th की बुक्स में, अकाउंट्स में खास करके, फाइनल अकाउंट्स हम लोग चैप्टर करते थे, तो उसमें एडजस्टमेंट में बताया हुआ होता था कि बेटर रिजर्व का परसेंटेज इतना होना चाहिए, 2, 5, 10%, अलग अलग परसेंटेज हमको एडजस्टमेंट में दिए होते थे। बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में परसेंटेज हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से एसेट में आप कितना परसेंटेज बीडीआर बनाओगे। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये लॉ है कि आपको घर से याद करके जाना पड़ेगा कि सब स्टैंडर्ड में 0.25%, सॉरी स्टैंडर्ड में 0.25%, सब स्टैंडर्ड में 10%, 20%, ये सारे परसेंटेजेस आपको घर से याद करके जाना। एग्जाम में दिए हुए नहीं होंगे ये परसेंटेजेस, ठीक है। आपको एग्जाम में सिर्फ स्टैंडर्ड एसेट दिया होगा और उसकी अमाउंट, स्टैंडर्ड एसेट की कोई भी अमाउंट आपको दी हुई होगी, ठीक है। उस अमाउंट पे आपको 0.25% बीडीआर निकालना, राइट है। परसेंटेजेस आपको घर से याद करके जाना। ओके, सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट, तो पहले मैंने मीनिंग बताई कि स्टैंडर्ड एसेट होता क्या है। अभी मैं आपको उसका परसेंटेज बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड एसेट पे कितना परसेंटेज बीडीआर बनाता है। तो स्टैंडर्ड एसेट पे 0.25% बीडीआर बनाते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट में दो पार्ट होते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब हम लोगों ने किसी अपने कस्टमर को लोन दिया है, उस लोन के दो पार्ट होते हैं। सपोज करो कि सब स्टैंडर्ड एसेट में हम लोगों ने 40 लाख रुपीस का लोन दिया है, टोटल 40 लाख रुपीस का हम लोगों ने लोन दिया है सब स्टैंडर्ड एसेट में। उस 40 लाख में से थोड़ा पार्ट सिक्योर्ड होगा, थोड़ा पार्ट अनसिक्योर्ड होगा। 40 लाख में से मान लो 40 लाख में से हम लोगों को 30 लाख रुपीस की सिक्योरिटी मिली है। ऑब्वियसली जब भी हम लोन देंगे, हम बैंक वाले हैं, जब भी हम लोन देंगे तो उसमें से सामने हम कुछ सिक्योरिटी भी लेते हैं। उस सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू है 30 लाख, ठीक है। तो हम लोगों ने लोन दिया था 40 लाख का, सामने सिक्योरिटी मिली 30 लाख की, बाकी 10 लाख रुपीस जो है वो हुआ हमारा अनसिक्योर्ड पार्ट। तो टोटल जो लोन है 40 लाख, उसके दो पार्ट हो गए, 30 + 10, 30 + 10। तो सिक्योर्ड पार्ट इज 30 लाख और अनसिक्योर्ड पार्ट इज 10 लाख। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना सिक्योर्ड पार्ट है उस पर 10% और जितना अनसिक्योर्ड पार्ट है उस पर 20%। अब ये 40 लाख और 10 और 30 में डिलीट कर देता हूँ, ये इमेजिनरी अमाउंट्स है। अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में दी हुई होंगी। तो आपको क्या करना है, जितना भी सब स्टैंडर्ड एसेट है उसके दो पार्ट करने हैं, सिक्योर्ड पार्ट और अनसिक्योर्ड पार्ट। वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, ये 30 लाख और 10 लाख भी क्वेश्चन में दिया होगा। तो 10 लाख पे अनसिक्योर्ड वाले पे 20% और 30 लाख पे सिक्योर्ड वाले पे 10%, ठीक है। आप लोग परसेंटेज याद करो, अनसिक्योर्ड पे 20%, सिक्योर्ड पे 10%। नेक्स्ट है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट में जितना अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ डाउटफुल एसेट है उसमें 100%, और जितना सिक्योर्ड पार्ट है उसमें और आगे रूल्स हैं। जितना सिक्योर्ड पार्ट है उसमें ये देखते हैं कि पीरियड फॉर विच द लोन और द एडवांस हैज बीन कंसीडर्ड एज डाउटफुल। अगर डाउटफुल एसेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डाउटफुल एसेट में जितना अनसिक्योर्ड पार्ट है उस पर 100%, जितना सिक्योर्ड पार्ट है उसमें पीरियड देखते हैं कि 0 to 1 ईयर डाउटफुल है, मतलब लेस देन 1 ईयर डाउटफुल है तो 20% ऑफ अनसिक्योर्ड। अगर 1 to 3 ईयर्स है, मतलब 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम, तो 30% ऑफ सिक्योर्ड पार्ट। और अगर 3 साल से ज्यादा डाउटफुल है तो 100% ऑफ सिक्योर्ड पार्ट, ठीक है। डाउटफुल में आपको परसेंटेज कैसे याद करने, अनसिक्योर्ड पे 100%, सिक्योर्ड में अलग अलग है 20, 30, 100। वो डिपेंड करता है कि कितने साल तक हमारा लोन डाउटफुल था, ठीक है। लेस देन 1 ईयर 20%, 1 to 3 ईयर 30%, मोर देन 3 ईयर्स 100%। आपको इन सब की अमाउंट आपको दी हुई होगी, अनसिक्योर्ड की, लेस देन 1 ईयर की, 1 to 3 ईयर की, मोर देन 3 ईयर की, सारी अमाउंट्स आपको दी होगी। आपको सिर्फ ये परसेंटेजेस घर से याद करके जाने, 100, 20, 30, 100।
इसके बाद है लॉस एसेट, जो डिक्लेयर हो गया कि ये इंसॉल्वेंट ही है, इसका पैसा नहीं मिलेगा। लॉस एसेट में अनसिक्योर्ड पार्ट का भी 100%, सिक्योर्ड पार्ट का भी 100%। ठीक है, बैड डेट रिजर्व। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे परसेंटेज, सुनना ध्यान से। एक बार सारे परसेंटेजेस अच्छे से याद करना। स्टैंडर्ड में 0.25%, स्टैंडर्ड में 0.25%, सब स्टैंडर्ड में, सब स्टैंडर्ड में जितना अनसिक्योर्ड पार्ट है उसका 20%, जितना सिक्योर्ड पार्ट है उसका 10%, डाउटफुल में जितना अनसिक्योर्ड पार्ट है उसका 100%, जितना सिक्योर्ड पार्ट है उसमें 20 या 30 या 100%। लॉस एसेट में अनसिक्योर्ड का भी 100%, सिक्योर्ड का भी 100%। फिर लास्ट में यहाँ पे पीछे एक अमाउंट का कॉलम आएगा, यहाँ पे पीछे एक अमाउंट ऑफ BDR का एक कॉलम आएगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कॉलम आएगा अमाउंट ऑफ BDR का। तो आगे आपको यहाँ पे लोन की अमाउंट दी होगी, उसका 0.25% निकालोगे तो यहाँ पे BDR की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सम्स आएंगे। ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है, फिर इसके सम्स भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये अच्छे से लिखना जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये सब लिखना थियरी वाले पेजेस में। ठीक है, लिखते रहो, लिखते रहो बेटा।